जी आवाज़ क्लियर है? ठीक। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। कल आप लोग एक बहुत ही मज़ेदार तजर्बे से गुजरे। एक बड़ा ही हलवा किस्म का टेस्ट आपके सामने आया। टेस्ट देखते साथ ही आपका कलम खुद ब खुद चलना शुरू हो गया। सवाल का जवाब आपको आता था, लेकिन ये नहीं पता था कि लिखते कैसे हैं। सवाल देखते ही आप तड़प गए। आपने कहा ये मैंने पॉइंट पकड़ लिया, मुझे समझ आ गई कि इसमें क्या गेम चल रही है। अब गेम समझ आ गई और उसके बाद आपने उसको लिख भी दिया अपनी तरफ से, और गुमान ये है कि अच्छा लिखा होगा इंशाल्लाह। अब इस वक्त जो आज का हमारा टारगेट है, जो मैंने बहुत पहले से आपको बताया हुआ था, वो ये है कि मुख्तलिफ तरह के सवाल कौन से आते हैं बिजनेस लॉ में, और पेपर में बैठ के हमने उसको किस किस तरह से करना होता है। पुराने ज़माने में एफएससी से जब आप लोग आए तो एफएससी में आप रट्टा मारते थे और आपको पता होता था कि ये चंद सवाल हैं, इनमें से पेपर में आना है, या कम से कम पेपर में सवाल वो आता था जो किताब का होता था। यहाँ ऐसा नहीं होता। किताब में चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सवाल हमेशा किताब से आएगा सीधा सीधा सा। सवाल कुछ भी आ सकता है। जो चीज़ें लिखी हुई हैं उस पर रट्टे वाला सवाल भी आ सकता है, और सवाल इस तरह का भी आ सकता है कि जो आपने याद किया हुआ है उसको अप्लाई करना हो। कभी कभी एक दरमियान की कैटेगरी भी होती है, देखने में लॉजिकल सा लग रहा होता है लेकिन वो होता रट्टे वाला सवाल है। तो आज का हमारा जो पहला टारगेट है वो ये है कि हमने देखने के कितनी तरह के सवाल हैं, फिर साथ साथ इस टेस्ट पे भी हल्की हल्की सी डिस्कशन करते रहेंगे, और एंड पे फिर देख लेंगे कि पीछे से अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, किसी टॉपिक में रिकैप चाहिए तो वो नहीं है, तो हम चैप्टर 3 में एंटर हो जाएंगे। ये अब डिपेंड करता है टोटल आपके ऊपर कि आप किस तरह से करना चाह रहे हैं। पहली चीज़, सवाल कितनी तरह के आते हैं। अब ये समझना ज़रूरी है, और ये उनको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी जो टेस्ट देने आए थे, क्योंकि उन्होंने टक्करें मारी हैं अलग अलग टेस्ट के सवालों को, तो वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो तैयार हैं हम इसके लिए। एक सवाल होता है नॉलेज बेस और एक होता है लॉजिकल। लॉजिकल को हम एप्लीकेशन बेस भी कहते हैं। नॉलेज बेस का मतलब है रट्टे वाला सवाल, सीधा सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्योर रट्टा, और लॉजिकल का मतलब प्योर एप्लीकेशन, आपने जो समझा हुआ है उसको अप्लाई करना है और ख़ुद से आंसर करना है। एक दरमियान में सेकंड कैटेगरी है सीम्स लॉजिकल। ये होता रट्टे वाला सवाल है, लेकिन देखने में आपको लग रहा होता है, आपको डर लग जाता है सवाल को देख के, आप समझते हैं ये लॉजिकल सवाल है, हालांकि लॉजिकल सवाल नहीं होता। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बेसिकली आपसे रिटेंशन रिक्वायर कर रहा होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल का मतलब है कि उन्होंने आपसे पूछ लिया कि बताओ ऑफर कैसे कैसे लैप्स हो सकती है, बताओ ये काम कैसे कैसे हो सकता है। यानी कि आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी ऐसी चीज़ पूछ ली जो कि आपसे पूछ लिया बताओ नेगेटिव कंफर्मेशन किसे कहते हैं, बताओ ऑफर की डेफिनेशन क्या होती है। इसमें सिंपली आपने अपनी नॉलेज बेस से आंसर लिख देना होता है। आपको आंसर करते हुए कोई स्पेसिफिक पैटर्न रिक्वायर्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड, व्हाट इज द टाइम लिमिट आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड, डिफाइन एक्सेप्टेंस, व्हेन इज एक्सेप्टेंस कंसिडर वैलिड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। याद है ये सवाल? ये वो सवाल हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टा पूछ रहे हैं, ये कहलाते हैं नॉलेज बेस्ड सवाल। इन सवालों को करते हुए आपको को बहुत ज़्यादा साइंस की ज़रूरत नहीं है। जैसा सवाल वैसा जवाब। सवाल उन्होंने उठा के मत्थे पे दे मारा, लिस्ट डाउन फलाना, आपने जवाब उठा के मत्थे पे दे मारा, ये पकड़ो। कोई साबका लहका लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई बैकग्राउंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई सवाल शुरू करने से पहले तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा था डिफाइन एक्सेप्टेंस, आपने ये एक्सेप्टेंस डिफाइन कर दी। उन्होंने कहा था बताओ एक्सेप्टेंस कब वैलिड होती है, आपने लिखा एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस और नीचे वो सारे के सारे लिख दिए। रट्टे वाला सवाल जब आप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि उन्होंने नंबर ज़्यादा दिए हुए हैं और आप कम लिख रहे हैं और आप ज़्यादा लिख सकते हैं, तो फिर ज़्यादा लिख देना है। आप डाउट में हैं कि मुझे ज़्यादा पता है लेकिन नंबर थोड़े से कम है, कम लिखूं या ज़्यादा लिखूं, आपने ज़्यादा लिख देना है। आपको ज़्यादा आता है, आपने ज़्यादा लिख देना है। यानी कि कम और ज़्यादा में जब भी डाउट हो आपने क्या करना है, ज़्यादा लिखना है। चूँकि लॉ में आपको ज़्यादा तब आता है जब आपको आता है, और जब आपको आता है तो इतना ज़ोर से आता है कि आप लिखते चले जाएं और ठका टक आपका कलम रुक ही नहीं रहा। यानी या आपको आता है या नहीं आता, ये दरमियान की अप्रोच नहीं होती। या तो आपको सातों पॉइंट आते हैं या कुछ भी नहीं आता।
तो अगर आपको 7 पॉइंट आते हैं और पेपर 5 नंबर का सवाल है और आप सोच रहे हैं 5 नंबर के लिए 7 पॉइंट लिखूं या 5 लिखूं, ये सोचने में ज़्यादा टाइम लगना है, 7 पॉइंट लिखने में कम टाइम लगना है। 5वें पे जाके ब्रेक लगा देना और थोड़ी देर के लिए परेशान होना कि मुझे 7 लिखने चाहिए या 5 लिख के बस करूं, और 5 पे बस करके सोचेंगे 5 नंबर का सवाल है बस बहुत लिख दिया, और अगले सवालों में बैठे बैठे बार बार ये सोचते रहें कि पता नहीं वहाँ ज़्यादा तो नहीं लिखना था। तो आसान काम क्या है, एक ही दफ़ा ज़्यादा लिख के उस सवाल को ख़त्म कर दें। उस टाइम पे वो 2 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने में आपको 1-1.5 मिनट लगेगा, लगा दें 1-1.5 मिनट। बी लॉ में अगर आपको पेपर आता है तो टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें आपको 35-40 नंबर के स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल मिल जाते हैं जो 1 घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। 1 घंटा मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब यूँ समझें कि ये 40 नंबर के ये और 15 नंबर के MCQs मिला के 1 घंटे 10 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आप 45 नंबर के पेपर के लिए 1.25-2 घंटे तक आराम से खेलते रहते हैं, तो आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है सिनेरियो के लिए। और 1-2 सिनेरियो तो ऐसे होते हैं जो कई दफ़ा फंस जाते हैं, नहीं समझ आते, तो उनको छोड़ के बाकी सारे तो आप बड़े तसल्ली से कर लेते हैं। तो इस पेपर में ये नहीं सोचना कि अगर मैंने इस वक्त ज़्यादा लिखा तो मेरा टाइम शॉर्ट हो जाएगा। टाइम शॉर्ट नहीं होता, इसमें टाइम आपके पास खुला डुला होता है। आखिरी आधा घंटा सारे बच्चे एक दूसरे को देख देख के बेबसी से हंस रहे होते हैं, क्योंकि हर कोई 2-2 सवालों में फंसा हुआ होता है। बाकी सारे सवाल सबके हो गए होते हैं, उसे याद नहीं आ रहा होता, कुछ को रट्टा याद नहीं आ रहा होता, कुछ को सवाल देख के समझ ही नहीं आ रहा होता कि कहना क्या चाह रहा है शायर, और कुछ तजर्बे कर रहा होता है कि चलो कुछ ना कुछ लिख देता हूँ शायद कोई लाइन चल जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपने कम और ज़्यादा में जब डाउट हो, टाइप 1 सवाल में आपने ज़्यादा लिख देना है। तो टाइप 1 सवाल समझ आया, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है, सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब। सवाल में जो पूछा आपने एज इट इज़ लिख देना है। ये टेस्ट है मेरे पास गालबन, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इस टेस्ट में, एनलिस्ट द पॉइंट अंडर विच अ प्रपोजल में स्टैंड रिवोक्ड। सीधा सीधा सवाल। इसी में एक पार्ट है डिफाइन प्रपोजल एंड प्रॉमिस। तो आई कैन से कि ये सवाल टाइप 1 सवाल है। टाइप 1 सवाल जिसके अंदर क्या होता है, सीधा सीधा सवाल, कोई सिचुएशन नहीं, सिचुएशन को हम कहते हैं सिनेरियो। और आईकैप के एग्जामिनर कमेंट्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि जब वो सिनेरियो देते हैं और बच्चों को समझ नहीं आती। वो कहते हैं बच्चे रट्टे वाले सवाल तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जहाँ लॉजिक लगानी होती है वो उन्हें समझ ही नहीं आता उसे कैसे लिखना है। तो टाइप 1 सवाल की एग्जाम्पल हमारे टेस्ट में हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2, जिसके दोनों पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। कुछ भी नहीं करना था। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ प्रपोजल रिवोक हो सकता है, एक लिस्ट दी हुई है, आपने वो लिस्ट लिख देनी थी। लिस्ट में कुछ बातों के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा बात भी लिखी हो और आप सोच रहे हैं लिखूं ना लिखूं, लिख दें, कोई मसला नहीं। 7 नंबर अच्छे खासे सवाल होते हैं। ये 7 नंबर टेस्ट में तो आ गया। आईकैप के एग्जाम में बड़ा ही मुश्किल होता है कि 6 नंबर को क्रॉस करता हुआ सवाल हो। पिछली से पिछली अटेम्प्ट में सिर्फ 2 सवाल 5 नंबर से बड़े थे, यानी 6 नंबर के थे, बस 2 पार्ट्स। बाकी पूरा पेपर 5, 4, 3, 2 इतने मार्क्स के सवालों पे था। वो ज़्यादा एरियाज कवर कर रहे होते हैं छोटे छोटे सवालों से। इसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आपको अगर एक सवाल नहीं आता तो वो थोड़े नंबर का होता है। नुकसान ये है कि आपको फिर बहुत ज़्यादा सिलेबस आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सवाल पूरे सिलेबस में स्प्रेड किए हुए पूछे होते हैं। तो ये टाइप 1 सवाल हम लोगों ने देखने की कोशिश की। जी, टोटल कितने सवाल होते हैं? पार्ट्स होते हैं डिफरेंट, एक सवाल के कई पार्ट्स होते हैं। औसतन 24 से 28 पार्ट्स विदाउट MCQs। कभी कभी हाँ छोटे छोटे सवाल है ना, तो आप देख लेंगे अगर 4 नंबर का एक पार्ट है, 3 नंबर का पार्ट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं। तो उसमें अच्छा रट्टे वाले सवाल भी होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं। जी, आधे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से मिल जाने, जो कितना मज़े का लग रहा है। सब मज़े का नहीं लग रहा, पास पेपर देखने के बाद भी मज़े का नहीं लगा, ठीक है। टेस्ट देख के परेशान हो गए, तो टेस्ट पे तो मकसद आपको परेशान करना था, वरना तो आसान काम था। मैं पिछले दिन बताता सवाल कैसे सॉल्व करने और अगले दिन सवाल सामने आता है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आप एक दफ़ा अपने तौर पे अपना दिमाग इस्तेमाल करके उस सवाल पे टकरे मारें, कोशिश करें, एफर्ट्स करें, ताकि आपको खुद से समझ आए कि अगर मैं यूँ लिख दूँ तो बड़ी ज़बरदस्त बात है,
तो वो मैं अब आपको बताने लगा हूं, यानी कि अब अगले टेस्ट से आपको ये वाला मसला भी हल हो जाएगा कि सवाल किस तरह से करने हैं। टाइप 1 सवाल समझ आया? अब आते हैं हम टाइप 2 सवाल की तरफ। कंप्लेक्स सिचुएशन होती है, स्ट्रेट रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं हमने जितना पढ़ा हुआ है उसमें से एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो एक कंप्लेक्स सिचुएशन और उसमें सीधी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? मिस्टर अशफाक बहुत परेशान हैं क्योंकि उन्होंने मिस्टर तलहा को एक ऑफ़र दे दी है। तो चूँकि मिस्टर अशफाक ने मिस्टर तलहा को एक ऑफ़र दे दी है, इसलिए मिस्टर अशफाक बहुत परेशान हैं। वो आपके पास आए हैं, आप एक बिज़नेस एडवाइज़र हैं, वो आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड। समझ आया? पूछा रटा है लेकिन सिचुएशन बना के, यानी कि कंप्लेक्स सिचुएशन, स्ट्रेट रिक्वायरमेंट, कि मिस्टर अशफाक ने यूं आके बड़े हैरान होके, बड़े परेशान होके, बड़ा संजीदगी से आपसे पूछा है कि बताओ मैं तो बहुत ही हैरान हूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि प्रपोजल कैसे कैसे रिवोक हो सकता है। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपने एज इट इज जवाब लिख दिया कि प्रपोजल कैसे रिवोक होता है, तो शायद 1 नंबर आपका खाया जाएगा या शायद 1.5 नंबर आपका खाया जाएगा। आई कैप माइंड करेगा कि मैंने इतनी मेहनत ऊपर की सिचुएशन में, बच्चे ने ठक करके अपना जवाब लिख दिया। तो फिर इसको आंसर करने का बेस्ट वे ये होता है कि आपने एक सिंपल रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन देना होता है और देन कॉपी पेस्ट कर देना होता है सवाल को। यानी सिंपल रेफरेंस आपने कहां से वो करना है, सवाल के अंदर से सिंपल रेफरेंस निकलेगा। आप कहेंगे हम मिस्टर अशफाक को ये बताएंगे कि फॉलोइंग आर द वेज जिसमें प्रपोजल रिवोक हो जाता है। बात समझ रहे हैं? सवाल के अंदर उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ होगा कि कौन बंदा क्यों परेशान है और वो आपसे क्या चाह रहा है। तो आपने पहले उस रिक्वायरमेंट का एहतराम करना है कि सवाल ये भी हो सकता है फलाना कंपनी ये पूछना चाह रही है, फलाना कंपनी को ये प्रॉब्लम आ रही है, बताओ वो कंपनी ऐसा क्या करे। तो आपने कहना है वो वाली कंपनी ऐसा करे। सवाल की रिक्वायरमेंट में से एक लाइन उठाएंगे और आप लिख देंगे। आप कहेंगे उस कंपनी को चाहिए कि वो ये वाली अप्रोच फॉलो करे। कौन सी अप्रोच? नीचे रटा। तो स्टेप 1 आपने स्टार्टिंग लाइन 1, 1.5, 2 लाइनों का स्टार्ट दिया और स्टेप 2 आपने नीचे रटा लगाया कॉपी पेस्ट कर दिया। तो यूं समझें कि टाइप 1 जो सवाल था उसमें सिर्फ रटा था। टाइप 2 में चूंकि उन्होंने सिचुएशन बना के पूछा, अभी भी रटा है, तो सिचुएशन का एहतराम करके एक आध लाइन स्टार्टिंग आपने दी और नीचे रटा लग दिया। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो एक सवाल जो कि अगेन हमने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने कहा फलाना कंपनी ने फलाना कंपनी के साथ ऐसे ऐसे करके एक मामला किया और फलाना कंपनी जो है वो पूरा नहीं कर सकी अपना कॉन्ट्रैक्ट। ये आगे के चैप्टर्स में से है, जस्ट मैं प्रेजेंटेशन बताना चाह रहा हूँ। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लेन द राइट्स अवेलेबल टू ये वाली कंपनी अंडर द अबव सिचुएशन। तो अब यहाँ पे एक कानून है जो टूटा है, ये भी हम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या कानून टूटा है। और उसके बाद कोई 2-3 राइट्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं एक बंदे को, जो लॉ ने सीधे सीधे बताए हुए। तो इसको आंसर करते हुए आप क्या करेंगे? स्टेप 1 आप कहेंगे टाइम बीइंग एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सवाल में उन्होंने बताया था कि एज्यूम टाइम वाज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम बीइंग एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉलोइंग वुड बी द राइट्स ऑफ केसी अंडर द सर्कमस्टांसेस। सवाल ने क्या कहा था? ये सिचुएशन है, एक्सप्लेन द राइट्स अवेलेबल टू केसी। तो आप क्या कहेंगे? फॉलोइंग आर द राइट्स अवेलेबल टू केसी, और वो जो राइट्स हैं वो यहाँ पे रटा लग जाएगा। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो ये 3 वहाँ पे राइट्स होते हैं कि अवॉइडेबल हो सकता है, इंसिस्ट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ये भी हमने चूंकि टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो ये वाली एग्जांपल शायद उस तरह से आपको नहीं समझ आएगी, लेकिन मकसद आपको बताने का ये था कि इस तरह का सवाल जिसमें एक सिचुएशन सी बनाई हुई है और आपसे पूछा गया है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दी कि मिस्टर अशफाक को हम बताएंगे कि फॉलोइंग आर द वेज। आपके सवाल में क्या हमारे पास टाइप 2 सवाल था कोई? मुझे लग रहा है नहीं। पहला भी टाइप 3 है, दूसरा भी टाइप 3 है, ठीक है। टाइप 2 सवाल आपके पास नहीं था इस सवाल में, इस टेस्ट में। टाइप 1 समझ आया, सीधा सीधा रट्टा। टाइप 2 रट्टा है लेकिन थोड़ी सी लॉजिक के साथ। सिचुएशन समझनी है ये जानने के लिए कि वो पूछ क्या रहे हैं, और जब समझ आ जाए क्या पूछ रहे हैं तो बस 1-1.5 लाइन सवाल से उठा के लिखनी है और नीचे अपनी अंग्रेजी डाल देनी, नीचे अपना वो याद किया हुआ डाल देना।
अभी तक अगर आप गौर से देखें तो पहले वाले में आपकी अपनी जाती इंग्लिश जीरो काम आई, आपने नोट्स उठा के कॉपी पेस्ट किए। सेकंड सवाल में स्टार्ट आपने किया एक लाइन से, वो लाइन सवाल में लिखी हुई थी, सवाल में से वो लाइन उठाई, सिर्फ उसका एक्टिव पैसिव आगे पीछे करके तरतीब चेंज करके उसको प्रेजेंट कर दिया। इतना तो आप कर लेंगे, और नीचे आपने फिर नोट्स वाली बात लिख दी। अब आते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में आपको अपनी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। यहां क्या होगा? योर ओपिनियन रिक्वायर्ड, आपसे ओपिनियन मांगा जाता है। टेस्ट में सवाल ने कहा बताओ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं, बताओ ये सही हुआ है या नहीं हुआ, आप बताओ अच्छी बात हुई है या नहीं हुई। आपसे ओपिनियन मांगा जा रहा होता है। एक सिचुएशन में आपसे पूछा जा रहा होता है बताओ सही कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, बताओ ये ऐसे होना चाहिए था या नहीं। ये नहीं, वो आपको क्या करेंगे, एक सिचुएशन देंगे और उस सिचुएशन में आपसे ओपिनियन मांगेंगे। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले तो जो आपको सिचुएशन से रिलेटेड लॉ याद है, लॉ लिख देना है। आपने कहना है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये रूल होता है। कानून बताया। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, उस सिचुएशन के ऊपर तबसरा करना है, उस सिचुएशन को डिस्कस कर देना है कि सिचुएशन में ये हो रहा है। और स्टेप 3 में आके आपने अपनी रिकमेंडेशन दे देनी है। पेपर में सवाल आया आपके, सिब्बी ने कोयटा को खत लिखा है और उसने कहा जी मैं आपको 4 kg मैंगो डिलीवर करना चाहता हूँ, अगर ऐसे इस तरह से हो जाए और इस तरह से करके। और सवाल ये क्या था कि एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लीज स्पेसिफाई एनी डेफिशिएंसी इन अबव ऑफर वेदर इट कैन बी ग्रेडेड अ करेक्ट ऑफर। आपसे ओपिनियन मांगा गया है। उन्होंने क्या बताएं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं, क्या हम इसको सही ऑफर कह सकते हैं? जवाब आप सबका था नहीं, लेकिन सिर्फ नहीं लिखने के 4 नंबर नहीं होंगे। अब नहीं को तरीके से लिखना है, उसको पूरा एक अदालती मामला बनाना है। अदालत में वकील क्या कहता है, जज साहब सेक्शन 4 ये कहता है कि जो बंदा इस तरह का जुर्म करे उसके साथ ये होना चाहिए। यहाँ पे ये जो मुल्जिम है, इस मुल्जिम शकील नामी मुल्जिम ने ये हरकत की है जो सेक्शन 4 के तहत जुर्म है, तो मेरी अदालत से ये इल्तजा है कि इसको जल्द से जल्द फांसी दिलाई जाए। 3 स्टेप होते हैं ना। वो क्या करता है, सबसे पहले बताता है कौन सा कानून टूटा है, फिर बताता है किसने तोड़ा और क्या कैसे तोड़ा, ये बताता है कानून ये है, फिर वो कहता है इस मुल्जिम ने ये किया है, और एंड पे अपनी राय दे देता है कि मेरे ख्याल में उसको ये सजा होनी चाहिए। तो आपने भी आई कैप के सवाल के साथ यही करना है, पहले बताना है कानून, फिर बताना है उस सिचुएशन में क्या हो रहा था, और एंड पे अपनी राय दे देनी है। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए काम करते हैं, यही सवाल उठा लेते हैं, सिब्बी और कोयटा वाला। ताज़ा ताज़ा देखा हुआ आपने, आपके जहन में है कि सवाल में मसला क्या था। पहले सवाल को पढ़ते हैं, अभी नंबर को इग्नोर करें, सवाल पढ़ते हैं। मिस्टर सिब्बी ने मिस्टर कोयटा को एक खत लिखा है और उसको ऑफर किया है फॉलोइंग वर्ड्स में, और ऑफर के बाद उन्होंने क्या बताओ इस ऑफर में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं, क्या ये करेक्ट ऑफर है या नहीं। अब पढ़ते हैं उसने ऑफर क्या किया है। आई वॉन्ट टू डिलीवर यू 4 kg मैंगोज इफ़ यू आर एग्री टू पे एट अ प्राइस ऑफ ₹80 पर kg। मैं आपको 4 kg मैंगोज देने पे तैयार हूं अगर आप 80 रुपये पर kg देंगे। एज यू नो दैट बाय नेचर मैंगो इज पेरिशेबल आइटम। आपको पता है मैंगो जो है वो गल जाता है जल्दी, पेरिशेबल होता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। देयरफॉर आफ्टर वेटिंग फॉर योर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर 3 days, मैं 3 दिन तक आपके लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस का इंतजार करूंगा। आई विल सप्लाई मैंगोज इवन इफ़ योर लेटर इज़ नॉट रिसीव। मैं आपको फिर भी मैंगो सप्लाई कर दूंगा अगर आपका ख़त ना भी मिला मुझे। यानी ये मेरी ऑफ़र है, इस ऑफ़र का जवाब नहीं भी आया 3 दिन तक तो मैं समझूंगा कि आप ओके हैं। चूँकि मैंने ऑफ़र रेट ही इतना खूबसूरत दिया है तो मैं आपको 3 दिन बाद मैंगो सप्लाई कर दूंगा। क्या हुआ यहाँ? नेगेटिव कन्फर्मेशन हुई है कि आपने दूसरे को कहा है कि तुम्हारा जवाब ना आने की सूरत में मैं समझ जाऊंगा कि जवाब ओके। एट द रेट ऑफर्ड बाय मी इज क्वाइट लो एंड श्योरली बेनिफिशियल फॉर यू। मैंने कम पैसों में ऑफर किया, आपके लिए लाजमी बेनिफिट। देयरफॉर आई वुड श्योरली अज्यूम दैट यू हैव नो प्रॉब्लम इन पेइंग द अमाउंट। तो मैं कंफर्म कर लूंगा, क्योंकि मैंने बात इतनी प्यारी कर दी है कि आपका जवाब नहीं भी आए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुस्कुरा रहे होंगे मेरी बात पे और आप खुश होंगे। However, if you do want to reject my offer, लेकिन अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं, do communicate within 3 days। कि अगर रिजेक्ट करना है तो मुझे बता दो, अगर आप खामोश रहे तो मैं खुद ही से तसव्वुर कर लूँगा कि आप हैप्पी हैं। ये है प्रॉपर टाइप 3 सवाल। सिचुएशन दी है और एंड पे आपसे ओपिनियन पूछा है कि बताओ सही हुआ है या गलत हुआ है।
अब आपको ये पढ़ते साथ ही समझ आएगा कि कानून हेतु हुआ है इसमें, कौन सा? नेगेटिव कंफर्मेशन का। तो जवाब देते हुए आपने क्या करना है, पहले बताना है नेगेटिव कंफर्मेशन क्या है, फिर कहना है यहाँ मिस्टर सिब्बी ने जो हरकत की है वो क्या है, और एंड पे अब आप क्या ओपिनियन तक पहुंचे हैं। अब इसी को उन्हीं 3 स्टेप्स में देखते हैं। पहला स्टेप, पहला पैरा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफाई दैट ऑफर कैन नॉट बी मेड इन नेगेटिव कंफर्मेशन मोड। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने मना किया हुआ है कि नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इन द गिवन सिचुएशन मिस्टर सिब्बी हैज एडेड अ कंडीशन ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन दैट ही वुड अज्यूम एक्सेप्टेंस इफ मिस्टर कोइटा डज नॉट रिप्लाई विद इन 3 days। मिस्टर सिब्बी ने यहां पे नेगेटिव कंफर्मेशन की हरकत की है। तीसरा रिकमेंडेशन, देयरफॉर इट वुड नॉट बी ग्रेडेड एज अ प्रॉपर ऑफर एज इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आखिरी वाला जुमला थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर हो गया, आप इसके बगैर भी चल सकते हैं, देयरफॉर इट वुड नॉट बी ग्रेडेड एज अ प्रॉपर ऑफर। 3 स्टेप, पहले स्टेप में लॉ लिखा, दूसरे में सिचुएशन डिस्कस की और तीसरे में ओपिनियन दिया। अपनी इंग्लिश कहाँ इस्तेमाल हो रही है? सिर्फ दूसरे स्टेप में, क्योंकि तीसरे स्टेप में आपने ओपिनियन देनी है और सवाल ने खुद कहा है ये ओपिनियन दो, ये ठीक है या नहीं, तो आपने वही अल्फाज उठाने हैं। सवाल ने क्या कहा था? वेदर इट कैन बी ग्रेडेड अ करेक्ट ऑफर, तो आप एंड पे लिख देंगे इट कैन बी ग्रेडेड एज अ करेक्ट ऑफर या इट कैन नॉट बी ग्रेडेड एज अ करेक्ट ऑफर। तो ओपिनियन के अल्फाज तो यहीं से मिलेंगे ना, क्योंकि उन्होंने आपसे कहा होगा बताओ ये ऐसे है या नहीं, तो या वो ऐसे होगा या वैसे होगा। तो जो एंड वाला ओपिनियन है उसकी इंग्लिश आपको मिल जानी है, और जो शुरू में लॉ लिखना है वो तो आपने रटा मारा हुआ होगा। तो फिर क्या होगा, सिर्फ सेंटर में आपको खुद से इंग्लिश लिखनी पड़ेगी, यानी जो आपकी वाहिद क्रिएटिव राइटिंग रह गई वो सिर्फ एक थोड़ा सा पोर्शन। कोशिश करें इधर अल्फाज छोटे रखें, कोशिश करें यहाँ पे उस सवाल के बीच में से ही लाइन उठा के लिख दें ताकि आपकी इंग्लिश कम से कम एक्सपोज हो, क्योंकि अगर एग्जामिनर को पता लग गया कि आपको नहीं आती इंग्लिश, अब आप कहेंगे सर आप क्या बात करते हैं, हम तो इंग्लिश की चैंपियन है। ये मैं 80 to 90% लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती, खुद से लिखने वाली इंग्लिश। हो सकता है आपने इंग्लिश में 200 में से 198 नंबर लिए हों या 150 में से 148 नंबर लिए हों, ठीक है, लेकिन वो इंग्लिश रट्टे वाली इंग्लिश थी, जो रट्टा मार लिया था पेपर में वही आ गया। तो यहाँ पे खुद से लिखना पड़ता है, तो खुद से लिखते हुए ना कई दफ़ा आप बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो कोशिश ये करें कि सवाल में से ज़्यादा चीज़ें उठाएं। तो इस जो क्वेश्चन पेपर है इसमें सवाल थे टाइप 3 वाले। क्वेश्चन नंबर 3 था, HL अ न्यू कस्टमर अप्रोच BT फॉर परचेज ऑफ 5 टेलीविजन सेट। एक नया कस्टमर HL वो BT नामी कंपनी के पास आता है और कहता है मुझे 5 टेलीविजन सेट खरीदने हैं। BT एग्री टू सप्लाई द टेलीविजन सेट ऑन 6 मार्च 2022 एट अ डिस्काउंट ऑफ ईदर 10% और 15% रिटेल प्राइस टू बी फाइनलाइज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। एक कंपनी दूसरी कंपनी के पास आती है और वो कहती है हमें 5 टीवी सेट खरीदने हैं, दूसरी कंपनी वाले मान जाते हैं हम आपको 5 टीवी सेट देंगे और डिस्काउंट 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है। वो उस वक्त जो बैठ के हमारा आपस में हो गया हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। अपॉन डिलीवरी HL डिमांडेड अ डिस्काउंट ऑन 15%। जिस वक्त टीवी मिलने थे कस्टमर ने कहा हाँ भाई दो मुझे 15% डिस्काउंट, और BT ने मना कर दिया क्योंकि उसने तो कहा था या 15% या 10%। डिस्कस वेदर HL कैन होल्ड BT लायबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। क्या HL BT को लायबल कर सकता है? अब क्या होगा, स्टेप 1। अब आपने स्टेप पेपर में नहीं लिखने, आपने पैरा लिखने हैं। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या रूल है जो इसमें हिट हो रहा है? ऑफर अनसर्टन है। ऑफर शुड बी सर्टन एंड डेफिनेट। सबसे पहले आपने पहली लाइन लिखी, एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफर सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए। सेकंड के वो यहाँ अब आप बताएंगे कि सवाल में क्या हुआ है और कोशिश करेंगे कि अपनी इंग्लिश कम से कम इस्तेमाल हो। BT ने एग्री किया है डिस्काउंट ऑफ 10% और 15%। तो यही जुमला उठा के सवाल के बीच में से हम कह देते हैं BT एग्रीड टू सप्लाई, BT agreed to supply TV sets
एट अ डिस्काउंट ऑफ either 10% or 15%. Therefore, it's not certain. हल्की सी इंग्लिश अपनी डाल दी, इसके बगैर भी काम चल सकता है। आप इतना भी लिख दें तो एग्जामिनर को आपने हिंट दे दी है कि बेसिकली गड़बड़ क्या हुई है। नीचे सोल्यूशन देने अपनी रिकमेंडेशन सवाल के एंड पे लिखा था, डिस्कस वेदर एचएल कैन होल्ड बीटी लाइबल। एचएल बीटी को लाइबल कर सकता है, तो आप कहेंगे जब ऑफर सही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं होगा, तो हम कहेंगे देयरफॉर एचएल कैन नॉट हेल्ड फलाना लाइबल। मजीद लिखना चाहें तो आप कहें बिकॉज देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो मजे की बात यह है कि अपनी तरफ से जीरो इंग्लिश लिख के भी काम चल सकता है, और थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से बीच में टीजर डाल देने से भी कुछ ना कुछ काम चल जाता है। अब ये सवाल जो आपने 3 नंबर का देखा, जिसको देखते ही आपने कहा यार यहाँ सर्टेनिटी तो है ही नहीं, तो ये तो गलत है, तो खाली गलत लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे। आई के अपने एक दफ़ा एक एग्जामिनर कमेंट में बड़ी मजे की बात की थी। उन्होंने कहा अगर हमने बच्चे से एक सवाल पूछा है, जिस सवाल हमने पूछा बताओ ये सवाल ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता, और जिसका जवाब है वैसे नहीं हो सकता, और बच्चे ने कह दिया वैसे नहीं हो सकता, तो हम उसे 0 नंबर देंगे। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा अजीब सी बात कर दी उन्होंने। एग्जामिनर कमेंट का पहला पैरा था, वो था अगर ये सवाल का जवाब था ऐसा नहीं हो सकता, और जिन बच्चों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता हमने उनको 0 नंबर दिए। तो मैंने कहा क्या नहीं, एक तरफ वो बता रहे हैं कि ये जवाब था, और जो जवाब जिसने सही लिखा हमने उसको नंबर नहीं दिए। अगला पैराग्राफ कह रहा था क्योंकि इन बच्चों ने रीज़न नहीं दी थी, देयरफॉर हम ऐसे रिस्पॉन्स को या तो नकल समझेंगे या तुक्का समझेंगे, कि या तो उन्हें लगा कि बच्चे ने जल्दी से इधर-उधर देखा होगा, उस पर लिखा होगा साथ वाले के पेपर पे वैलिड, उसने भी लिख दिया होगा वैलिड या नॉट वैलिड, या उसने तुक्का लगाया होगा भाई सवाल ये है कि बताओ वैलिड है या नहीं, तो या वैलिड होगा या वैलिड नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी कहती है 50% चांस है, तो आप कम से कम 50% चांस अवेल कर लें। तो उन्होंने कहा सही जवाब को भी 0 नंबर मिलेंगे जब तक उसमें रीज़न नहीं होगी। आईके अपना एग्जामिनर कमेंट में कई साल तक ये कहता रहा कि बच्चे सिनेरियो बेस्ड सवाल को सॉल्व सही नहीं करते, और हम हमेशा से ये 3 स्टेप्स को एक्सप्लेन करते आए कि भाई आप लॉ बताओ, सिचुएशन बताओ, क्योंकि आईके अपने बहुत अरसे पहले से बताया हुआ था कि आप इस तरह से किया करें। फिर तंग आईके अपने एग्जामिनर कमेंट में आपको बाकायदा पैटर्न बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये 3 स्टेप्स आपके सवाल में होने चाहिए, लॉ होना चाहिए, सिचुएशन की डिस्कशन होनी चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। तो आइडियली इसके बीच में एक एक लाइन का गैप हो सकता है। अगर आपको बहुत दिल कर रहा है बहुत अच्छा प्रेजेंट करने का, तो आप ये लिख सकते हैं कि लॉ, सिचुएशन, हेडिंग दे दें कंक्लूजन या रिकमेंडेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा हेडिंग दे के लिखते हैं। एक बात आपको पता है कि हर पार्ट नेक्स्ट पेज से करना होता है। अब जब बातें हो रही हैं तो सारी बातें करते हैं। पेपर में 15 नंबर के MCQs होते हैं, पेपर में 85 नंबर का थ्योरी का पोर्शन होता है, विच इज़ अ मिक्स ऑफ रट्टे वाले सवाल और लॉजिकल सवाल। खूबसूरत बात यह है कि लॉजिकल सवालों का ब्रेकअप है सीम्स लॉजिकल और प्योर लॉजिकल, यानी रट्टे वाले प्योर तो आपको मिल जाते हैं 35-40 नंबर, ऊपर से कुछ और भी ऐसे मिल जाते हैं जो कि देखने में लग रहे हैं सिनेरियो लेकिन होते वो भी रट्टे वाले हैं। तो आईकेप में कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, पेपर सिर्फ ब्लैक कलर से सॉल्व होगा। अभी से जी अभी एक एक करके आते हैं। अभी से जहन बना लें, अभी से आप लोग नीला बॉल पेन खरीदना खत्म कर दें। अगर आप प्रैक्टिस नीले बॉल पेन से करते हैं और पेपर में काले से लिखेंगे तो आपको खुद बड़ा अजीब सा लगेगा। तो अभी से एक आदत डाल लें कि आपकी ज़िंदगी अब रंगीन नहीं रही, ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। ब्लैक बॉल पेन लेके आएँ और सिर्फ ब्लैक बॉल पेन। आई कैप का कोई भी पेपर वाला पेपर, कागज़ पे किया हुआ पेपर, ब्लैक के अलावा किसी इंक से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपने ब्लू इंक से अगर पेपर किया, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पेपर टोटल कैंसिल कर दें, क्योंकि अब वो तंग आ गए ये कह के कि भाई ब्लैक पेन इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले तो ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का क्या, बॉल पेन इस्तेमाल हो सकता है, इंक पेन इस्तेमाल हो सकता है, ये जो आपके पॉइंटर्स होते हैं बारीक पॉइंटर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जेल पेन इस्तेमाल नहीं हो सकता। जेल पेन एक ख़ास किस्म का पॉइंटर होता है जिसकी इंक फैलती है, जब आप लिखते हैं तो वो मोटी सी हो जाती है।
ये स्कैनिंग में प्रॉब्लम करती है, ये पेज के आर पार हो जाती है जिससे पिछला पेज सही से विजिबल नहीं होता। तो जेल पेन अलाउड नहीं है, पॉइंटर अलाउड है, पॉइंटर बारीक निब वाला पॉइंटर अलाउड है, लेकिन कलर क्या होना चाहिए? ब्लैक। सवाल ये है कि क्या मार्कर अलाउड है? मार्कर अलाउड है लेकिन उन्हें पसंद नहीं है, मना नहीं है लेकिन उन्हें पसंद नहीं है। यानी वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम लोगों को डिस्करेज करें, लेकिन चूंकि कुछ बच्चों की एफएससी से इतनी मजबूत आदत बन गई होती है मार्कर इस्तेमाल करने की कि हम इसे मना नहीं करना चाहते, लेकिन हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर कोई बच्चा मार्कर इस्तेमाल कर रहा हो। यानी उन्होंने, यानी ये ऐसे ही है जैसे आप अपने फादर से पूछें कि जी मैं मगरिब के बाद घर से बाहर चला जाया करूं। उन्होंने कहा बेटा तुम अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हो, मुझे बहुत बुरा लगता है वो बच्चे जो मगरिब के बाद बाहर जाते हैं। तुम आज़ाद बच्चे हो, जाना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये जहन में रखना कि मुझे बहुत बुरा लगता है। तो टेक्निकली उन्होंने कानूनी एतबार से आपको मना नहीं किया, लेकिन आपको समझ आ गई है कि वो आपको मना कर रहे हैं। तो आईकेप भी ये कहता है कि हम डिस्करेज करते हैं, स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं मार्कर को। वो ये कहते हैं कि इससे बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। बच्चों को आदत है कि हम जितनी ज़्यादा हेडिंग्स बनाएंगे, जितना अच्छा प्रेजेंट करेंगे, आईकेप में उतने नंबर मिलेंगे। आईकेप में टू द पॉइंट सही बात लिखने के नंबर होते हैं। तो पहला रूल, ब्लैक बॉल पॉइंट, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर ही क्यों? क्योंकि ये पेपर स्कैन होने होते हैं। स्कैन जब भी कोई भी पेज होता है तो ब्लैक इंक सबसे अच्छी स्कैन होती है। आपके पेपर इलेक्ट्रॉनिकली जाते हैं आपके एग्जामिनर के पास। एग्जामिनर के सामने एक शीशे की स्क्रीन है जिस पर आपका पेपर आ रहा होता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली उसे मार्क करता है, वही नंबर एंटर करता है और अगला पेज आ जाता है। तो ये आप देते कागज़ के ऊपर हैं इस पेपर को, और सीए फाइनल में तो 2 अटेम्प्ट्स के बाद सारे पेपर कंप्यूटर पे आ जाएंगे। यानी बच्चे पेपर में लैपटॉप पे बैठ के टाइपिंग करके पेपर दे रहे होंगे, ताकि उनके लिए और आसान हो जाए और बच्चों के लिए भी आसान हो जाए। तो अभी आप जो फिजिकल पेपर दे रहे होंगे, चूँकि बच्चों को मतलब हमारा ख्याल था कि आईकेप ने जब बीच में कहा ना कि टाइपिंग के साथ पेपर दिया जाए, हमारा ख्याल था मुश्किल होगी। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद आसानी हो, क्योंकि बच्चे लैपटॉप के साथ टाइम बड़ा गुजारते थे सीए फाइनल के। तो हुआ ये कि उनकी लिखते हुए कागज़ पे वो स्पीड नहीं थी जो लैपटॉप के ऊपर थी। आपको अगर कह दिया जाए कि अपने मोबाइल से आंसर लिखें, तो आपने टक 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 अपने अंगूठे घुमा के, इतनी तेज़ हो चुकी है आपकी टाइपिंग। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्कैन होके जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली मार्क होते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली मार्क होने का मतलब नहीं कि कंप्यूटर के अंदर जाते हैं और कंप्यूटर उसके बाद पेपर बाहर निकालता है तो वो पास या फेल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ से एग्जामिनर तक पहुँचाए जाते हैं। हर सेंटर से एग्जामिनर को ऑनलाइन में सामने पेपर पहुँचता है और उसके ऊपर चेक करता है। तो ब्लैक कलर के अलावा किसी और कलर से करें तो उसकी विजिबिलिटी ठीक नहीं होती। अगर आपने ब्लू से किया है तो पहला स्टेप तो ये है कि गुस्से में डायरेक्ट कैंसिल कर दें। दूसरा ये कि अगर आपका बहुत विजिबल है और किसी वजह से इत्तफाकन उन्हें नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा बुरा मुंह बना के चेक करते जाएं और हर सवाल पे बिला वजह गुस्से में नंबर काटते जाएं। तो जब एक चीज़ इतना एक्सप्रेसली उन्होंने कह दिया है तो सिर्फ और सिर्फ जो कलर यूज़ करना है वो है ब्लैक। ब्लैक बॉल पॉइंट हो या पेन हो, ये डिपेंड करता है आप एफएससी में क्या करते रहे हैं। अगर आपका पेन पे हाथ साफ है तो फिर उसी पेन को कंटिन्यू करें। राइटिंग अगर मैटर करती होती तो क्या ये बंदा क्वालिफाई कर सकता था? ठीक है, अगेन आपको लग रहा है कि शायद मेरी यहाँ राइटिंग ख़राब है, कागज़ पे अच्छी होगी, तकरीबन ऐसी ही है। हाँ, लेकिन चूंकि मुझे पता था मेरी राइटिंग ख़राब है तो मैं खुला लिखता था, थोड़ा सा ऐसे लिखता था कि वो पढ़ा जा सके। यानी कि फिर अल्फाज एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए नहीं होते थे, बहुत ज़्यादा जो है वो उसको, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता था पेपर में जाके। और दूसरा यहाँ तो ज़ाहिर है लिखते हुए थोड़ा टेढ़ा एंगल करके जल्दी में बोलने पे ज़रा ज़्यादा जोर है तो कागज़ पे थोड़ी राइटिंग बेहतर हो जाती है, लेकिन स्टिल आईकेप में गंदी नहीं, बहुत गंदी राइटिंग मसला करती है। अगर राइटिंग गंदी है, थोड़े से अल्फाज टेढ़े बांके हैं और समझे जा रहे हैं, उन्हें पता लग रहा है कि आप क्या लिख रहे हैं, तो ओके है। क्योंकि हर किसी की राइटिंग साफ़ नहीं होती और क्वालिफाई तो हर कोई होता है, यानी हर वो बंदा जो मेहनत कर रहा है, तो राइटिंग मैटर नहीं करती। अब अगली चीज़ जो याद रखने वाली है, MCQs आपने सबसे पहले एक सफ़े पे कर देने हैं। MCQ ऑल एट वन पेज, ये वही चीज़ है जो आप एक अकेले पेज पे कर रहे हैं। MCQ पेपर में फ़र्ज़ करें रोमन नंबर से दिए हुए हैं, यूँ भी हो सकता है कि वो ABCDC करके चलाएं, लेकिन ज़्यादातर रोमन नंबर से आ रहे होते हैं कि 1 2 3 4 5 चलते 15वां नंबर XV लिख दूँ। आपने सबसे पहले
आंसर शीट पे 1 से लेके 15 तक वही गिनती लिख दी रोमन में। अगर आपको रोमन नहीं आती तो क्वेश्चन शीट पे जो लेफ्ट पे सिंबल दिए हुए हैं उनको देख के छापा लगा लें। अब आपने क्या करना है, आपने जो जवाब लिखना है वो जवाब पूरा नहीं लिखना। फॉर एग्जांपल एमसीक्यू में 4 ऑप्शन आई हुई हैं, ए बी सी डी। फॉर एग्जांपल आपके पास टेस्ट है, टेस्ट में एमसीक्यू में आपके पास ऑप्शन आई हुई है बाय द वर्ड ऑफ माउथ, बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टी, बाय द सर्कमस्टांसेस, टू द ऑफरर हिमसेल्फ। ठीक है, अब ऑफर कैन नॉट बी मेड बाय द वर्ड ऑफ माउथ, बात गलत लिखी, ऑफर तो कर सकते हैं माउथ से। बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टी वो भी कर सकते हैं सर्कमस्टांसेस से भी, लेकिन ऑफरर हिमसेल्फ ऑफर नहीं कर सकता। तो आपको समझ आ गया कि 2 का जवाब है डी। 2 फर्स्ट करें लिखा हुआ है रोमन में, वहाँ हो सकता है न्यूमेरिकली 1 से लेके 15 तक गिनती लिखी हो, तो वो अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। कभी वो मैथ के नंबर्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, कभी रोमन नंबर्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जवाब है डी, टू द ऑफरर हिमसेल्फ। तो अब आपने पूरा नहीं लिखना, आपने बस यहाँ डी लिख देना है, डी बस। फर्स्ट करें आपको कंफ्यूजन हो गई, अब ये एक लोकल एडजस्टमेंट है। आई कैप इस तरह से कहता नहीं एक्सप्रेसली, लेकिन एक लोकल एडजस्टमेंट है। डी भी सही लग रहा है और ए भी सही लग रहा है। सवाल में पूरी बात सही नहीं लिखी हुई, सवाल की जो राइटिंग है उसमें कुछ ऐसा डाउट है। अगर वो राइटिंग पूरी लिखी होती तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है पहला या चौथा। तो अब आपको इनमें से अगर कोई एक जवाब देना है, और इसलिए देना है कि आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये उस तरह से होगा, तो आपने डी के साथ ब्रैकेट में लिख दिया इट इज एज्यूम कि ऑफर इस तरह की है। ब्रैकेट में अपनी एक छोटी सी लॉजिक दे दी कि ताकि आप बता सकें कि ये आपने जो डी चूज किया है, क्योंकि उसमें ए भी जवाब हो सकता है डी भी। कई दफा क्या होता है, सवाल क्लियर नहीं होता, उस सवाल के 2 जवाब बन रहे होते हैं। तो जो जवाब आपको सबसे अच्छा लग रहा है वो लिख दें और उसके साथ लॉजिक लिख दें कि मैंने क्यों ऐसा कहा है। हमेशा लॉजिक नहीं लिखनी, जिस सवाल में आपको लग रहा है ना कि कन्फ्यूजन है, वहाँ ब्रैकेट में लॉजिक लिख दें। लेकिन आंसर दोबारा रिपीट नहीं करना, आपने सिर्फ वो लेटर डाल देना, इतना काफ़ी है। ये हो गया सबसे पहला एमसीक्यू वाला हिस्सा। उसके बाद पेपर इस तरह से करके होगा। पेपर में नॉर्मली 32 सफ़े का पेपर होता है नॉर्मली, जिसमें 3 शीटें इस्तेमाल नहीं हो रही होती, शुरू वाली, उसकी बैक साइड वाली और सबसे एंड वाली। इसमें मुख्तलिफ तरह के सिंबल्स बने हुए होते हैं। हर सफ़े जो दरमियान में इस्तेमाल होने वाले सफ़े हैं, हर सफ़े के टॉप पे यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखने की ऑप्शन होती है। 3 खाने बने हुए होते हैं, आपने यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखना है। आपको सवाल नंबर 3 अच्छा लगा, पहला सवाल था एमसीक्यू का, आपने कर लिया। अब पेपर में फर्ज करें सवाल नंबर 2 से लेकर सवाल नंबर 9 तक हैं और हर सवाल के कई पार्ट हैं। जिस मर्जी तरतीब से जो मर्जी सवाल करें, कोई मसला नहीं। आप सवाल नंबर 9 पहले कर लें, सवाल नंबर 4 पहले कर लें, कोई मसला नहीं, कोई इसमें पाबंदी नहीं। लेकिन जो सवाल करें इट इज़ हाईली सजेस्टेड कि उसके सारे पार्ट करीब करीब करें। मना नहीं है बट पसंद भी नहीं है। वही बात कि आप अगर क्वेश्चन 2 का पार्ट ए करने के बाद क्वेश्चन 9 का पार्ट डी करें और फिर उसके बाद क्वेश्चन 7 का पार्ट सी करें और फिर दोबारा पलट के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए की तरफ आएँ या डी की तरफ आएँ, तो ढूंढ ढांड के चेक तो शायद वो कर लेंगे, लेकिन उन्हें उलझन बहुत ज़्यादा होगी और चांसेस है कि उसमें गमो गुस्से की लहर में जो है वो आप लपेटे ना जाएँ। तो दिस इज़ गुड कि आप एक सवाल के सारे पार्ट एक दूसरे के पड़ोस में करें। हर पार्ट नए सफ़े पे होगा। मैं हर सवाल नहीं कह रहा, हर पार्ट। आपके पेपर में सवाल नंबर 1 के 2 पार्ट थे, ए और बी, तो आपने लिखा 1A और यहाँ 1A को सॉल्व करना है। नीचे मार्जिन्स में ज़ाहिर है ये तो नहीं आपको बताने की ज़रूरत कि मार्जिन में नहीं लिखना। अच्छा, नीचे वो बार कोड्स लगे हुए होंगे, बार कोड समझते हैं, इससे दूर रहना है। होता ये है कि बंदा बैठा हुआ है सोच में, समझ नहीं आ रही, तो एमी ना बैठे बैठे देखते ही मतलब ना डब्बा पूरा नहीं हुआ तो वो सोचते सोचते साथ साथ डब्बे को भी पूरा कर रहा होता है, सोच रहा है सारा कुछ है। ये आपकी स्कैनिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बारकोड्स। बारकोड जहाँ नजर आए उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, नहीं तो वो पूरे पेज पर को स्कैन होने से, पूरे उस पेज को स्कैन होने से रोक देगा। तो बारकोड से दूर रहना है। 1A लिखा, इसको यहाँ सॉल्व कर दिया। फर्ज करें 1A चलते चलते अगले सफ़े पे चला गया, अगले सफ़े पे दोबारा से आप आएँ और 1A फिर से लिखें। हर सफ़े के टॉप पे एक रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि आपका फिजिकल पेपर स्कैन होगा तो हर सफ़े के एक अलग इमेज बनेगा। फिर एक इंसान
हर सफ़े की थंबनेल का टॉप देख के उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज करेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है, ये क्वेश्चन 2 के पार्ट है, और वो रेलेवेंट खानों में असाइन कर देगा, जिससे वो रेलेवेंट एग्जामिनर के पास पहुंच जाएगा। हो सकता है एक वक्त में 4 लोग आपके पेपर चेक कर रहे हो और ये जो 9 सवाल हैं उनमें से 2-2 3-3 करके डिवाइड हुए हुए हो, तो मिस्टर ए के पास हो सकता है सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 7 जाता हो। तो मिस्टर ए उस टाइम पे आपके पेजेस पलट पलट के अपने सवाल नहीं ढूंढेंगे, मिस्टर ए के पास पहुंचेंगे ही वो सवाल जो उन्होंने चेक करने हैं। आईकैप ने उनका टाइम सेव किया है, वो पेपर स्कैन होकर आएगा, उनके पास आएगा, हाँ भाई नया स्टूडेंट, कोई रोल नंबर नहीं शो होगा, कुछ नहीं होगा, बस ये होगा एक स्टूडेंट ही उसके सवाल। तो आपके जो सवाल उन तक पहुंचे होंगे वो उनको चेक करेंगे, नंबर देंगे और कहानी आगे, लेकिन वो वही चेक करेंगे जो स्कैन होकर उनके पास पहुंचे होंगे। जिस सवाल शुरू करने पे आपने उसके टॉप पे सवाल का नंबर नहीं डाला, स्कैन करने वाले को नहीं पता लगेगा कि कौन सा सवाल है। और स्कैन करने वाला हर सब्जेक्ट का इतना बड़ा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है कि आपका सॉल्यूशन पढ़ के अंदाज़ा लगाएगा कि कौन सा सवाल होगा। वो उस पेज को फारिग कर देगा, वो बेरहम है, वो कंप्यूटर में चीज़ें स्टोर कर रहा है ना, उसने नहीं इसकी परवाह करनी। वो कहेगा बच्चे से गलती कैसे हो गई, बच्चे को पता होना चाहिए था क्या पॉलिसी है। तो टॉप ऑफ द पेज पे नंबर हमेशा डालना है। बी लॉ में ये बात काम की नहीं है, लेकिन सुन लें कि अगर एक सवाल अगले सफ़े पे जा रहा है तो आपने अगले सफ़े पे दोबारा रिपीट करना है। बी लॉ में इसलिए काम की नहीं है कि बहुत ही कम ऐसा चांस है कि आपका कोई एक पार्ट अगले सफ़े तक चला जाए। छोटे छोटे पार्ट होते हैं, 2, 3, 4, 5 नंबर में। आपको बताया कि 6 नंबर की भी टोटल पेपर में 2 सवाल थे 2 अटैम्प्ट पीछे, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े सवाल नहीं बनाते। बात समझ आई? हर नया पार्ट नए पेज पे 1A, आपको 1A आता है, 1C आता है, 1B नहीं आता, ओके 1A लिखें उसको सॉल्व करें, अगले पेज पे 1B लिखें उसे खाली छोड़ दें, उससे अगले पेज पे 1C लिखें उसे सॉल्व कर दें। ये खाली पेज किसी भी टाइम पे जब आप पेपर के एंड के करीब पहुंचे होंगे तो पलट के देख रहे होंगे तो आपको खाली पेज फौरन से रियलाइज करा देगा कि कुछ मिसिंग है। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे 1A लिखा, 1C लिखा और आगे चल पड़े तो हो सकता है आप आगे भूल ही जाएं कि आपने 1B किया है। और हो सकता है सबसे एंड पे आप 1B करें और एग्जामिनर 1A देखिए, 1C देखिए, तो टिपिकली शायद वो एज्यूम करे कि बच्चे को 1B नहीं आता होगा, जो वो है आपका स्कैन करने वाला। तो चांसेस हैं, कम चांसेस हैं, हो सकता है वो एंड पे जब टोटल पेपर को रिकनसाइल कर रहा हो तो कहीं ये सफक आएंगे, ओह अच्छा ये उस वाले सवाल में आना चाहिए था। अगर वो बहुत ही अच्छा इंसान है तो उस टाइम पे उसको एलोकेट कर देगा। लेकिन वो उस टाइम पे किस मूड में बैठा हुआ है, उस दिन उसकी किसी से लड़ाई तो नहीं हुई थी, कोई और मसलो मसाइल तो नहीं, तो इसलिए बजाय इसके कि आप ये रिस्क लेंगे चलो ठीक है वो आपके साथ अच्छा करेगा, आप खुद ही अपने साथ अच्छा करें। डन? तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी केयर्स हैं जो हम लोगों ने करनी है ई मार्किंग को लेके। तो ये एक पैटर्न है। पेपर वाले दिन अगर पेपर छोड़ना हो फिर क्या करना होता है? जाइए ना। अभी तक आईकैप एक रूल लेके आया था जो उन्हें समझ आया कि ये वाहिद रूल है जो थोड़ा सा बेरहम है, 3 पेपर इकट्ठे देने वाला। उस वक्त बच्चे क्या करते थे, 2 पेपर देने होते थे, तैयार करते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा था 3 पेपर तो दाखिला 3 का भेजते थे और पेपर 2 दे देते थे जाके। आईकैप उनके दोनों पेपर भी उड़ाने की पावर रखता था, क्योंकि आईकैप ने अगर कहा 3 पेपरों में अपीयर होना है तो अपीयर होने का मतलब होता है आपने उस दिन वहाँ जाना होता है, वहाँ अटेंडेंस शीट आप तक आती है, आपने उसे साइन करना होता है, 1 घंटे तक वहाँ रुकना होता है और फिर उसके बाद वॉकआउट करनी होती है। लेकिन ये चीज़ अब एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आईकैप ने वो कम से कम 3 पेपर वाली जो रूल था उसको ख़त्म कर दिया है। जो लॉजिकल रूल्स हैं वो अभी तक ज़िंदा रखे हैं उन्होंने। ग्रुप की प्रोग्रेशन वाले या इस तरह से कि मतलब बजाय इसके कि बच्चा ग्रुप ए का पहला सब्जेक्ट उठा के कहे कि नहीं मज़ा नहीं आया, मैं ऑडिट उठा के दे दूँ ज़रा ग्रुप बी का आखिरी पेपर। तो इस तरह के तजर्बे पिछली स्कीम में लोग बहुत ज़्यादा करते थे, तो आईकैप ने उनको बच्चों को उनके कैरियर को बचाने के लिए ये ग्रुपिंग का रूल बना दिया। जी ग्रुप बी का सुनने में तो आया था कि अनलॉक। ग्रुप बी का क्या है? सुनने में तो आया था कि अनलॉक वाला कुछ ना होगा। अनलॉक हो गया है? कहाँ सुनने में आया, क्या सोर्स है? एएफसी वाले जो थे उन लोगों का कह रहे थे कि हो गया, टीआरसी वालों का कुछ डिसाइड नहीं, एएफसी वालों को क्या कर दिया था कि ग्रुप बी अनलॉक कर दो, इसी का अगर नहीं हुआ। ऐसी कोई नोटिफिकेशन आईकैप की वेबसाइट पे आई है? आईकैप के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आई है? ठीक है, मैं बताता हूँ। असल में आप लोग तो ज़्यादातर नई स्कीम वाले हैं, जो पुरानी स्कीम से नई स्कीम में ट्रेवल हुए थे, आईकैप ने उन्हें कहा था ओल्ड स्टूडेंट। और ओल्ड स्टूडेंट एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जिसने ऑटम 2021 या उससे पीछे कम से कम एक दफ़ा कैफ का पेपर दिया हो, कैफ का पेपर कम से कम दिया हो।
तो जिसने कम से कम वो पेपर दिया था आईकैप ने उसको 2 अटेम्प्ट्स तक, यानी कि वो दोनों जो गुजर चुकी हैं, स्प्रिंग 2022 और ऑटम 2022, इन 2 अटेम्प्ट्स में उन्होंने रिलैक्सेशन दी थी कि आप ग्रुप ए और बी में से मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे पहले से ही एक डिफरेंट सीक्वेंस में चल रहे थे, तो उनको ये वाले प्रॉब्लम्स आए थे। लेकिन अब इस वक्त नए बच्चे पुराने बच्चे सब बराबर हो चुके हैं और सबको ग्रुप के रूल्स का ख्याल करना है। अगर ग्रुप ए के कम से कम 2 पेपर पास नहीं हुए हुए तो आप ग्रुप बी में नहीं जा सकते। तो ये आईकैप का रूल है और ये जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी बेरहम लग रहा है, लेकिन आईकैप ने उन्हें 3 अटैम्प्ट दी। एक तो ऑटम 21 वाली भी गोल्डन अटैम्प्ट थी, क्योंकि आईकैप ने जुलाई में अनाउंस कर दी थी नई स्कीम। तो ऑटम 21 और अगली 2 अटैम्प्ट्स के बाद भी अगर ग्रुप ए के 2 पेपर पास नहीं हुए, एक बच्चे के 2 पेपर नहीं पास हुए का क्या मतलब होता है? कितने पास हुए होंगे? 1 या 0। तो अगर 3 अटेम्प्ट में एक बंदा ग्रुप ए के 1 या 0 पेपर पास कर सका है, तो ऐसे में वो आईकैप से कह रहा है कि तुम बेरहम हो, तो मुझे ग्रुप बी के बड़े वाले पेपर देने की इजाज़त नहीं दे रहे। तो बेरहम कौन है इस वक्त? वो बच्चा जो अपने साथ बेरहम है। आईकैप उसे कह रहा है कि यार पहले ये छोटे पेपरों में से कम 2 पास कर लो, 2 पास कर लो, आगे खेलते रहो बड़े पेपर में, कोई मसला नहीं। तो अगर एक बच्चा वो छोटे पेपर जो है उसमें उसको परेशानी हो रही है, तो आईकैप इसलिए उसको थोड़ा सा डिस्करेज कर रहा है कि आप इस वक्त बड़े पेपर्स में मत आएँ, क्योंकि ग्रुप बी के सारे पेपर तगड़े हैं कमती लॉ को छोड़ के। ग्रुप बी में सबसे लाइट पेपर कमती लॉ है, और लास्ट टाइम कैफ का सबसे गंदा रिजल्ट कमती लॉ में आया था। यानी कि जो ग्रुप बी में सबसे लाइट वेट है ना, वो भी ऐसा है जिसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा गंदा आता है। तो खैर इधर वापस आते हैं, ये सारी बात समझ आई पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। क्या ये टेस्ट में हमने बहाने से 2 सवाल तो एवं ही डिस्कस कर लिए, तो लगे हाथ तो ये आखिरी सवाल भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारा क्या जा रहा है, एमसीक्यूज जो है उसको तो डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आपको सीधा सीधा जवाब मिल जाता है। अगर वो सीधा जवाब मिलने के बाद कोई परेशानी होती है तो आपने टीए भाई से कहना है भाईजान ए की कीता है, ए मेरे नाल की होया। यानी कि बजाय इसके कि आप मुझे समझें कि मैंने आपके नंबर काटे होंगे, आपके नंबर जिस शख्स ने काटे होंगे आपने उसे जाके पकड़ना है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हुआ क्या, मिस्टर सियाल ने मिस्टर कोट को ऑफर की। आपने देखा ये शहरों से भरपूर टेस्ट था। मिस्टर सियाल ने मिस्टर कोट को ऑफर की कि मैं 20,000 दूंगा अगर वो 5 बैग फुल ऑफ कॉटन 10 kg पर बैग देगा। द लेटर ऑफ ऑफर वॉज रिसीव बाय मिस्टर कोट ऑन 2 जून। पता है इस तरह के सवाल में डायग्राम बना लेनी चाहिए। मैंने आपको बताया ये सवाल है, आपको पता है यहाँ सॉल्व होना है, आप नीचे करके एक रफ डायग्राम बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको परेशानी है आप पेपर के सबसे एंड पे जाएं, सबसे आखिरी पेज जो कि आखिर क्लोजिंग से पीछे वाला है, उसके ऊपर हेडिंग लिख दें रफ वर्किंग। उधर जो मर्जी खिचड़ी बचाए, जो मर्जी कीड़ी काड़ा करें, कोई मसला नहीं है, आईकैप उस पर कोई नंबर नहीं काटेगा। अगर आप अपने आप को समझाने के लिए कोई डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, अगर तो आपको लग रहा है आपकी डायग्राम बहुत साफ है, आप सवाल के फेस पे बना दें, कोई मसला नहीं, नीचे रफ वर्किंग की हेडिंग दे दें। तो डायग्राम बना के पहले इस सारे को कागज़ पे प्लेस कर लें, क्योंकि बार बार इंग्लिश पढ़ने में बंदा सियाल और कोड में ही उलझा रहता है, क्योंकि वो सियाल कोट इकट्ठा सुनने का दिया, वो सियाल और कोट वैसे ही ना, खासतौर पे इस तरह का वो रखा था जिसको बार बार पढ़ के तकलीफ हो। तो सियाल ने कोट को कहा कि 20,000 दूंगा अगर 5 बैग्स कॉटन के हो जाएंगे। लेटर कोट को मिला है 2 जून को। सियाल ने कोट को खत भेजा और ये खत इसे मिला 2 जून को। मिस्टर कोट एग्रीड विद द ऑफर एंड सेल्ड द रेट ऑफ एक्सेप्टेंस टू मिस्टर सियाल ऑन 3 जून। इसने 3 जून को रवाना कर दिया एक्सेप्टेंस। ड्यू टू हैवी रेन्स इन कंट्री लेटर वॉज डिलेड एंड रिसीव बाय मिस्टर सियाल ऑन 10 जून। मिस्टर सियाल को ये मिला है 10 जून को। बारिश बहुत ज़्यादा थी। मिस्टर सियाल ने चूंकि उनको मिस्टर कोट से कोई रिस्पांस नहीं मिला था, तो मिस्टर जहांगीर के साथ 8 जून को एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। 10 से पहले 10 को मिला है ना इनको खत, इन्होंने क्या किया 8 जून को इस बंदे ने किसी और पार्टी के साथ डीलिंग कर ली। मिस्टर कोट सूड मिस्टर सियाल फॉर नॉट कीपिंग ए प्रॉमिस। मिस्टर कोट ने मिस्टर सियाल पे केस कर दिया कि आपने मेरा वादा वफा नहीं किया। हालांकि मिस्टर कोट ने कम्युनिकेट कर दिया था टाइमली बेसिस पे, मिस्टर कोट ने तो अच्छे टाइम पे रवाना कर दिया था खत, मिस्टर कोट का कोई कसूर नहीं, और इस बेस पे मिस्टर कोट ने मिस्टर सियाल पे केस कर दिया। मिस्टर सियाल gave the evidence to court that acceptance letter was received by him after 2 days of contract with Mr. जहांगीर। इसने अदालत में साबित कर दिया है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करने के 2 दिन बाद जाके तो मेरे पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया था।
अंडर द लाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्लीज कमेंट ऑन द स्टांस ऑफ मिस्टर सियाल। मिस्टर सियाल जो कह रहे हैं उसके ऊपर बात करें और बताएं क्या वो लाइबल हैं या नहीं। जी, क्या ये मिस्टर सियाल ने जो किसी और बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये अच्छी बात थी? क्यों? मिस्टर सियाल कब बाउंड हुए हैं? इस दिन बाउंड हो गए। तो आप कहेंगे कि ऑफर और एक्सेप्टेंस पे उस दिन बाउंड होता है जब एक्सेप्टेंस चला दी जाती है। ठीक है, ये कानून बताया। नीचे आपने कहा कि मिस्टर सियाल वॉज बाउंड ऑन 3rd of June व्हेन एक्सेप्टेंस लेटर वॉज ट्रांसमिटेड। तो जब वो बाउंड हो गया तो इसका मतलब है कि अब वो किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। वो इसके लिए तो मिस्टर सियाल का स्टांस सही हुआ या गलत हुआ? अब ये समझना ज़रूरी है मिस्टर सियाल क्या कह रहे हैं। मिस्टर सियाल कह रहे हैं कि जी मैंने तो 2 दिन पहले ही कर लिया था, मुझे तो ख़त लेट मिला। तो हम कहेंगे ये गलत स्टांस है। मिस्टर सियाल, आप बाउंड हो चुके थे 3rd जून को और आपको इस कॉन्ट्रैक्ट का एहतराम करना चाहिए था। जी हाँ, अब अगेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ रीज़नेबल दिन कितने को कहा जाएगा। सवाल ने हमें ये नहीं बताया कि पहला खत किस टाइम को चला था, तो हम ये जान नहीं सकते कि इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो 5 दिन का है, 3 दिन का है, 4 दिन का। ये बात है कि बारिश बीच में हुई है। नहीं, ये कैसे आपने अंदाज़ा लगाया? 2 जून को उसको खत मिला और 3rd जून को उसी ने खत रवाना किया, तो इससे ये कैसे पता लगा कि खत कितनी देर में ट्रैवल करता है? जो खत उसके पास आया उसका ट्रैवलिंग टाइम तो बताया हुआ ही नहीं है, और जो इसने भेजा है उसमें बारिश समेत वो 7 दिन बाद पहुंचा है। अब पता नहीं ट्रैवल टाइम कितने और पता नहीं बारिश कितने दिन खा गई। सवाल थोड़ा सा साइलेंट है। ठीक, अगर आप चाहें अल्टरनेट जवाब देना तो आप यहाँ लिख दें इट इज़ एज्यूम्ड कि रीजनेबल डेज गुजर चुके थे। जी अगर शुरू में हम लोग ये बता दें कि assuming that letter was सर जब रवाना किया गया था 1 जून को और फिर रिसीव हुआ था 2 जून को, सर तब हाँ, अगेन ये तो फिर बहुत बड़ी अजम्पशन है ना कि सवाल बिल्कुल साइलेंट है। तो आप अगर कह दें कि इफ़ वी एज्यूम दैट लेटर टेक्स 1 डे एंड रीजनेबल डेज कैन बी 5, तो फिर अब अगेन कहने का मतलब है कि इसमें दूसरी बात प्रूफ करने के लिए आपको 2 अजम्पशंस लेनी पड़ रही हैं काफ़ी ज़्यादा। और एक तरफ सीधा सीधा सवाल है कि जी एक बंदे ने ख़त रवाना कर दिया है, खुश है, और दूसरे ने जनाब बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हालांकि ये तो फ़ौरन से रवाना कर चुका है। तो असूलन उसको कुछ दिन तो इंतज़ार करना चाहिए था। बात ख़तों की हो रही है। अगर ख़त हैं तो इसका मतलब ये एक शहर में तो नहीं रहते होंगे, ज़्यादा चांसेस ये हैं कि कहीं दूर दराज रहते हों, तो इसलिए कुछ दिन तो बीच में होने चाहिए थे। आप अपनी तरफ से फैसला सुनाने के बाद एंड पे ये कह दें इफ़ रीजनेबल डेज वर पास, तो मिस्टर सियाल का स्टांस सही है। तो जवाब देने वाले अलग अलग लोग हो सकते हैं कि भाई का जवाब ये भाई के जवाब से फ़र्क हो, लेकिन दोनों ने अच्छी लॉजिक दी और दोनों ने सही लॉजिक दी हो। तो एक अजम्पशन के साथ चला वो भी ठीक है और एक ने किसी और तरह से बात की है वो भी ठीक। डन। तो यहाँ पे फिर हम ब्रेक लगाते हैं। चैप्टर 3 हम फिर कल इंशाअल्लाह ताला शुरू कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो मेन टारगेट था वो अकम्प्लिश हो गया।